हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज मैं कर्नाटका बोर्ड की 10th स्टैंडर्ड पार्ट 5 मेरा बचपन इस पार्ट के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। पहले दिन मैंने पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किए थे, आज मैं पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करती हूँ आज का क्लास पार्ट 2। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पिताजी जैनुल अब्दीन, उन्होंने जब नौका बनाने का काम शुरू किया था तब अब्दुल कलाम जी का उम्र था 6 साल, मतलब उस टाइम उसका एज था 6 इयर्स। ये नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने ले जाने के काम आती थी। तो उनके पिताजी जो नौकाएं बनाए थे, उस नौका से सभी तीर्थ यात्री क्या करते थे, रामेश्वरम से धनुषकोडी तक, धनुषकोडी को सेतुकराई भी कहा जाता है, तो रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने ले जाने के काम में आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। तो स्थानीय किसे कहते हैं, जो मतलब रामेश्वरम में ही रहा करते थे, इसलिए उसे स्थानीय कहा। और ठेकेदार मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे ठेकेदार कहते हैं। तो एक स्थानीय ठेकेदार का नाम क्या था? अहमद जलालुद्दीन। उसके साथ अब्दुल कलाम जी के पिताजी समुद्र तट के पास ही नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। बाद में क्या हुआ, अब्दुल कलाम जी के जो बड़ी बहन था जोहरा, उसके साथ इस अहमद जलालुद्दीन के शादी हो गया। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गैर से देखता था। तो जब नौका बनाते थे तब अब्दुल कलाम जी क्या करते थे, बहुत ही ध्यान से देखते थे। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। पिताजी का कारोबार मतलब जो बिजनेस था उसे कारोबार बोलते हैं। तो उसका पिताजी का जो बिजनेस था वो बहुत अच्छे चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गई। तो एक दिन क्या हुआ, 100 मील प्रति घंटे 100 मील की रफ्तार मतलब गति से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। तो तूफान में तो बहुत कुछ नष्ट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक घटना घटा। तूफान में जो सेतुकराई के कुछ लोग था और अब्दुल कलाम जी का जो उन लोगों का जो नावें था वो भी बह गई थी। उसी में पापबन पुल भी टूट गया और यात्री से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो उस तूफान से क्या हुआ, पापबन मतलब जो ब्रिज था वो भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरत को ही देखा था। अब्दुल कलाम जी क्या कर रहे, जब तक तूफान नहीं हुआ था तब तक उन्होंने समुद्र का जो सूरत है वो देखा करते थे। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। जब वो तूफान हुई और इतना सब कुछ नष्ट हो गया, तब अब्दुल कलाम जी क्या हो गया, हतप्रभ कर दिया, मतलब उसे बहुत ही निस्तेज कर दिया, शिथिल कर दिया। ठीक है, हतप्रभ का अर्थ है निस्तेज या शिथिल। उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। तो अहमद जलालुद्दीन और अब्दुल कलाम जी के बीच में बहुत फर्क था, ठीक है, एज डिफरेंस था, लेकिन तब भी वो दोनों अंतरंग मित्र मतलब बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन गए थी। वो मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे। देखो कितना बड़े थे, उस दोनों के बीच में 15 इयर्स का डिफरेंस था और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। और अहमद जलालुद्दीन ने अब्दुल कलाम को आजाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे।
अहमद जलालुद्दीन और अब्दुल कलाम क्या करते थे, दोनों ने रोजाना मतलब डेली शाम को इवनिंग टाइम दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। तो दोनों कहाँ पे घूमने जाते थे, जो मस्जिद वाली गली था, उनका घर का जो मस्जिद वाली गली था उससे निकलते थे और समुद्र के रेतीले तट, तट मतलब किनारा, तट का अर्थ है किनारा, ठीक है। तो समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते और दोनों एक साथ। मैं और जलालुद्दीन प्राय आध्यात्मिक विषय पर बातें करते। वो दोनों किसके कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर बातें करते थे, आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है उसके ऊपर वो दोनों बातें करते थे। प्रसंगवश मुझे यहाँ ये भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। तो अब्दुल कलाम जी क्या कह रहे हैं कि इस प्रसंग में मुझे एक बातें बोलना, उल्लेख करना चाहिए, क्या कि पूरे इलाके में जो रामेश्वरम का इलाके था ना, उस इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जिसे अंग्रेजी में लिख सकते थे, और उस इलाके में और कोई भी नहीं था। अहमद जलालुद्दीन ही सिर्फ थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। मेरे परिचित में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। तो अब्दुल कलाम जी का जितने भी जान परिचित थे ना, उनमें से किसी का भी इतना मतलब अहमद जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा किसी का भी नहीं था, और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। मतलब अहमद जलालुद्दीन जी को क्या बाहरी दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ पता था। मतलब ऐसे कोई व्यक्ति नहीं था जो अहमद जलालुद्दीन के बराबर था, जैसे शिक्षा में भी नहीं था और बाहरी दुनिया में जानकारी ये भी किसी को पता नहीं था, सिर्फ अहमद जलालुद्दीन को ही पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। तो अहमद जलालुद्दीन क्या करते थे, अब्दुल कलाम जी को शिक्षित व्यक्तियों मतलब जितने भी एजुकेटेड पीपल है, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों मतलब प्राप्ति के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकलकर नई दुनिया का बोध करवाया। तो आज अब्दुल कलाम जी इतना बड़ा व्यक्ति है ना, तो अब्दुल कलाम जी को इस अहमद जलालुद्दीन ने ही सीमित दायरे मतलब छोटा सा कार्य क्षेत्र से इतना नए कुछ सिखाया, नए कुछ दिखाया, ठीक है, बाहर निकलकर नई दुनिया का बोध करवाया। मतलब उस छोटे शहर से भी बाहर आके इतना कुछ मतलब जानकारी प्राप्त करना है ना, तो अहमद जलालुद्दीन ही वो करवाया था अब्दुल कलाम जी को। छोटे दायरे से, सीमित दायरे से बाहर निकलकर नई दुनिया का बोध करवाया था। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। मतलब जब अब्दुल कलाम छोटा था, उस टाइम अब्दुल कलाम जी इतने आसान तरीका से उसे पुस्तक नहीं मिलते थे, है ना, दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे या स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था। तो उस रामेश्वरम के उस जगह पे उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था, मतलब खुद का एक लाइब्रेरी था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। तो उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम क्या करते थे, हमेशा अब्दुल कलाम जी को पुस्तक पढ़ने के लिए इनकरेज करते थे। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था, और अब्दुल कलाम जी क्या करते थे, अपने पुस्तक पढ़ने के लिए उनके घर से पुस्तक ले आया करते थे। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वो मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। तो अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई का नाम था शमसुद्दीन, जो दूसरे व्यक्ति था। अब्दुल कलाम जी के जीवन में, बाल्य जीवन में उनका गहरा असर पड़ा था। वो रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे, और रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे शमसुद्दीन।
अकबर रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। ये अकबर रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह मतलब मॉर्निंग के जो ट्रेन आते थे उस ट्रेन से पहुंचते थे, जो पाबन से आती थी, जो उस ब्रिज से, रामेश्वरम के ब्रिज से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे और उस अखबारों की एजेंसी को शमसुद्दीन अकेला ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 पत्रियां बिकती थी। तो रामेश्वरम में अखबारों की जुमला मतलब टोटल 1000 मतलब 1000 अखबारों डेली सेल्स होता था। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। तो अब्दुल कलाम जी के बचपन में कितना फ्रेंड थे? 3 दोस्त थे। उनमें से है रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार से थे। तो उनका जो 3 दोस्त था वो सब ब्राह्मण परिवार से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। रामानंद शास्त्री कौन था? जो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उनका बेटा था ये रामानंद शास्त्री। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। तो अब्दुल कलाम जी का जो 3 दोस्त थे वो दोस्त अलग अलग धर्म का था, है ना, अलग अलग धर्म का था। वो लोग का पालन पोषण भी अलग हुआ था, उनका पढ़ाई लिखाई भी अलग था, लेकिन उनमें से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया था। वो सब एक साथ अलग अलग धर्म का था, पढ़ाई लिखाई भी अलग था, लेकिन एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। तो ये था मेरा बचपन इस पाठ के बारे में। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ समझ में आई है। तो आज का क्लास यही तक बच्चों, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।